हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने आर्मस्ट्रांग नंबर से रिलेटेड लॉजिक को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियोज अपलोड कर दी हैं आपके लिए। एक है प्राइम नंबर से रिलेटेड और दूसरा है कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोज को देख लें मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। ओके, सो आर्मस्ट्रांग नंबर्स क्या होते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर्स, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 153। अब आप देखिए कि अगर मैंने 1 की पावर 3 करी, 5 की पावर 3 करी और 3 की पावर 3 करी, और जब मैंने इन सब का पावर करने के बाद और मैंने उनको एडिशन कर दिया, तो जो रिजल्ट मेरे पास आया वो वापस से 153 ही आ गया। चलिए, आपको अगर इस बात से नहीं समझ में आया तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1634। ओके, अब मैं अगर इन सब का यानी 1 की पावर 4 करूं, 6 की पावर 4 करूं, फिर 3 की पावर 4 करूं और 4 की पावर 4 करूं, और एट द एंड में जाकर अगर मैं इनका एडिशन कर देता हूं, तो हमारा ये वही नंबर लौट के आ जाता है जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो आपने यहां से कुछ एक चीज नोटिस करी कि आर्मस्ट्रांग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी डिजिट्स का सम, जिनकी डिजिट्स का पावर करने पर, लेकिन पावर क्या करेंगे हम? जितने नंबर ऑफ डिजिट का हमारा वो नंबर है। तो इस केस में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये नंबर हमारा कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का। तो हम पावर भी यहाँ पे 3 यूज कर रहे हैं। ये हमारा 4 डिजिट का नंबर है, तो इसलिए हम पावर भी यहाँ पर 4 यूज कर रहे हैं। तो इनकी डिजिट्स के ऊपर जो हम पावर लगाएंगे वो नंबर ऑफ डिजिट्स होगी आपके जो उस नंबर के अंदर। एंड देन जब हम आप उसका सम कर देंगे तो हमारे जो हाथ में जो रिजल्ट आने वाला है वो वही नंबर आएगा जो हम एक्चुअली में स्टार्टिंग में लेके चले थे। I hope you got the reference of Armstrong numbers. तो अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे हम इस प्रोग्राम को बनाने के लिए प्रोसीड करेंगे, अब इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपकी एल्गोरिदम स्ट्रांग होनी चाहिए। एल्गोरिदम मतलब आपका किसी भी काम को करने के स्टेप। तो सबसे पहला जो स्टेप हम यहाँ पे लेंगे, स्टेप नंबर 1, वो ये है कि हमें एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाकर उसमें यूजर से वैल्यू ले लेनी है। देन सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लें। नंबर ऑफ डिजिट्स, और नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने के लिए हमें एक काउंटर चलाना पड़ेगा। ओके, जनरली मैं आपको काउंटर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। काउंटर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होती है और इनकी वैल्यू इंक्रीमेंट करती है बाय 1। ओके, यानी ये अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, लेकिन हमेशा 1 से चेंज करेंगे। अगर 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 5 होगा, 5 है तो 6 होगा, ऐसे चलता जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आकर हम क्या करेंगे, अब जो हमने नंबर यूजर से लिया था अब हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके हमें उनकी डिजिट्स निकालनी है। ओके, तो ब्रेक द डिजिट्स, ब्रेक द नंबर्स इनटू डिजिट्स। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो हमने डिजिट्स निकाली अपनी स्टेप 3 में, उनका हम एडिशन करेंगे। बट कैसे एडिशन करेंगे? जो डिजिट्स हमारे पास आई हैं उसकी पावर लगाकर, यानी जो हमने काउंटर एक वेरिएबल बनाया था जो कि काउंट कर रहा था नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो काउंटर को हमें पावर बना देना है। यानी आप सिंपल अगर मैं बात करूं, जो भी हमने डिजिट्स निकाली उन डिजिट्स के ऊपर हमें अपना काउंटर लगा देना है एज ए पावर। ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा स्टेप 4 से, जो भी हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट ऑफ स्टेप 4, उसको हम कंपेयर करा देंगे उस नंबर से जो हमने स्टार्टिंग में यूजर से लिया था। क्लियर? अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारा जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो चलिए फटाफट से हम प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो आपको ये पता है
कि जब हमें यूजर से वैल्यू लेनी होती है या फिर हम कीबोर्ड से वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है। वैसे तो जावा में कई और तरीके हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए, लेकिन उसमें से वन ऑफ द मेथड है स्कैनर क्लास। ओके, तो स्कैनर क्लास आपको पहले इंपोर्ट करानी पड़ेगी अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। तो मैं लिखा इंपोर्ट जावा .util .scanner। आप चाहें तो एस्ट्रिक्स सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर यू कि आप स्कैनर क्लास यूज करें। क्लास और क्लास का नाम दे दीजिए आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर आप स्टार्ट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं जनरली, जब मैं से आप समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग AR। ओके ओके, चलिए। तो सबसे पहले जब हमें एक नंबर यूजर से इनपुट लेना होगा, एक नंबर हम कीबोर्ड से एक्सेप्ट करेंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूं जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, जिसका नाम है नंबर NO। ओके, जब हमें सम कराना है तो सम की वैल्यू 0 रहेगी स्टार्टिंग में, एंड एक काउंटर जिसकी वैल्यू 0 रहेगी स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था काउंटर ऐसे वेरिएबल है जो कि जिनकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होती है। ओके, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया जाए। अब स्कैनर SC is the object, new scanner system.in, और यूजर के लिए एक इंस्ट्रक्शन, तो system.out.println एंटर द नंबर। और अब उस नंबर में इनपुट जो हम यूजर से ले रहे हैं sc.next int। तो अभी तक हमने सिर्फ अपना पहला स्टेप फॉलो किया है, ये हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें यूजर से नंबर ले लिया है। तो चलिए आगे की प्रोसीडिंग पे डालते हैं। अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। नहीं आनी, हमारा मेन काम रहेगा अब कि नंबर ऑफ डिजिट्स हम इस नंबर के अंदर जो वेरिएबल जो हमने यूजर से लिया है उसमें काउंट कर लें। तो चलिए व्हाइल का लूप, व्हाइल, इस लूप को तब तक चलाइए जब तक कि नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाती, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। डिवाइड करते जाएंगे 10 से, और फिर हम ऐसे ही काउंटर की वैल्यू अपग्रेड कराते जाएंगे बाय 1। तो देखिए ये जो मैंने लूप यहां पर यूज किया, ये लूप जनरली आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर रहा है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यहां फटाफट से इस इतने कोड का, इस व्हाइल लूप का मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूं। तो देखिए लेट सपोज नंबर हम ले लेते हैं 14। जो नंबर नाम की वैल्यू है, उस वेरिएबल है, उसमें यूजर ने 14 इंसर्ट कर दिया। तो यहां देखिए 14 इज नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। ट्रू होने पर हमारा कंट्रोल इस लूप के अंदर चला गया और सबसे पहली लाइन रन करी, नंबर इक्वल टू नंबर मॉडुलस डिवाइड बाय 10। तो जब नंबर को हम डिवाइड करेंगे 10 से, नंबर है 14 और मैं 10 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो 10 1 टाइम्स 10, तो आप देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन ले रहा है 1। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जब हम डिवाइड का यूज करते हैं तो आप हमेशा क्वेश्चन लेते हैं। जब आप मॉडुलस साइन यूज करते हैं तो आप हमेशा फोकस रखिए कि हम वहां पर रिमाइंडर को पिक कर रहे हैं। क्लियर? तो मेक श्योर कि ये छोटी छोटी गलतियां आप कभी ना करें, आप छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर रखें। ओके, तो अभी इस केस में हमें क्वेश्चन के तौर पे 1 मिल चुका है। तो जब कैलकुलेशन यहां पर हमारा कंपाइलर कर लेगा तो यहां वो 1 इंसर्ट करेगा और इस 1 को इस नंबर 1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगा। यानी नंबर की वैल्यू आप देखेंगे यूजर ने जो दी थी वो 14 थी, लेकिन अब नंबर की वैल्यू घट के कितनी रह गई, अब ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू और नंबर की वैल्यू हो चुकी है 1। ओके, और नीचे ही उसके नीचे ही काउंटर लगा हुआ है, तो काउंटर की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी और वो +1 से इंक्रीज कर जाएगी, यानी काउंटर की वैल्यू हो गई 1। क्या ये हमारा लूप अभी फॉल्स हुआ? नहीं। अब यहां से हमारा जो कंट्रोल है, कंपाइलर का कंट्रोल सीधा इधर जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए और फिर से चेक करेगा क्या नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। और बताइए नंबर की रिसेंट वैल्यू क्या है, 1, जो कि अभी चेंज हुई थी। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0,
बताइए ट्रू हो या फॉल्स? ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। अगेन ट्रू होने पर वो कंट्रोल नीचे आएगा इस लूप के अंदर और फिर से वो जो उसको पहली लाइन मिलेगी वो उसको वो चला देगा। तो यानी नंबर, तो ये वाली लाइन उसने चलाया तो नंबर डिवाइड बाय 10, नंबर की वैल्यू है 1, इसको हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 0 टाइम्स 0, रिमाइंडर आ गया 1। बट क्योंकि हम डिवीजन साइन यूज कर रहे हैं तो ये हमें क्वोशिएंट ले लेगा। तो यानी नंबर की वैल्यू अब क्या हो चुकी है चेंज होकर, पहले 1 थी अब ओवरराइट करके वो 0 हो जाएगी। और नीचे काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस कर रहा है तो काउंटर की वैल्यू 1 से ना होके अपग्रेड करते हुए 2 हो जाएगी। ओके, क्या अभी हमारा लूप से बाहर आया? क्या कंपाइलर हमारा अभी लूप से बाहर आया? आप देखेंगे कि अभी ये लूप से बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है। तो यहां से कंपाइलर जाएगा आपके लूप की कंडीशन को चेक करने के लिए। तो जब ये चेक करने के लिए यहां से वापस गया तो अब इसने चेक किया क्या नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए नंबर की वैल्यू रिसेंटली क्या हो गई है, 0। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स दिस इज फॉल्स। तो फॉल्स होने पर ये हमारा इस लूप से कंट्रोल बाहर आ जाता है। तो ये ट्राई रन कराने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि काउंटर की वैल्यू 2 हो चुकी है। और आपने ये भी नोटिस किया कि जो यूजर से हमने नंबर दिया था वो 14 था। 14 मतलब 2 डिजिट का नंबर और देखिए काउंटर की वैल्यू भी 2 है। तो यस, ये प्रूफ हो चुका है कि ये लूप सिर्फ हमारा नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने का काम कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे मूव करते हैं। हमने अपना थर्ड स्टेप फॉलो कर लिया है जिसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम जो भी नंबर यूजर ने डाला था उसके डिजिट को ब्रेक कर दें। ब्रेक करके फिर हमें पावर भी लगानी थी, लेकिन पावर क्या लगाएंगे, जो काउंटर लेके आ रहा है। ओके, बट यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, एक प्रॉब्लम आ जाती है कि नंबर जो हमने यूजर से लिया था यानी नंबर नाम के वेरिएबल में, उस नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू तो 0 हो गई बिकॉज ऑफ दिस लूप। तो हम किस चीज को ब्रेक करें, हमारे पास तो वो नंबर रहा ही नहीं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए था कि हम यहां पर नंबर नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको, उसकी वैल्यू को कॉपी करा देते एक अनदर वेरिएबल में जिसका नाम है टेम्प। यानी अब टेम्प की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, लेट सपोज अगर यूजर ने 153 डाला तो 153, टेम्प की वैल्यू भी 153 हो गई। ओके, तो अब हमारे पास वो नंबर अभी भी है, बचा हुआ है। तो अब हम उस नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने लगाया व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक लूप चलाइए टेम्प तब तक कि टेम्प की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो चलिए हम जब भी हम चाहेंगे कि हमें अपना एक एक डिजिट पीछे से मिलता जाए, गौर कीजिए मेरी बात पर। मैं चाहता हूं कि पहले मैं 3 को निकाल लूं, फिर 5 को निकाल लूं, फिर 1 को निकाल लूं। तो इस कंडीशन में हम हमेशा ये लाइन हमेशा यूज करेंगे, इंटीजर आर इक्वल्स टू टेम्प मॉडुलस बाय 10। इस लाइन से क्या होगा कि हमेशा पीछे से एक एक नंबर आपका निकलता जाएगा और वो वैल्यू आर में स्टोर होती जाएगी धीरे धीरे करके। अगर आप इस बात को क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूं एक ड्राई रन। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया 153, तो सपोज पहली बार जब ये चला तो 10 से डिवाइड करिए। अब आप ध्यान रखिए क्योंकि मॉडुलस साइन यूज हो रहा है, यहां पे हम रिमाइंडर पे फोकस करेंगे। तो 10 1 टाइम्स 10, 10 5 टाइम्स 50, रिमाइंडर इज 3। तो देखिए यहां पर आफ्टर द कैलकुलेशन 3 इधर आ गया और ये 3 जाके आपका आर में शो हो जाएगा। तो देखा मैंने क्या बात कही थी कि जब भी हमें एक एक डिजिट्स को जब भी किसी नंबर को ब्रेक करना होगा डिजिट्स में और हम चाहते हैं कि पीछे से एक एक डिजिट हमारे पास आती जाए, तब हम मॉडुलस बाय 10 करते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, तो अब हमें हमारे पास डिजिट आ चुकी है। अब हमें इस डिजिट की पावर करनी है, लेकिन पावर क्या लगाएंगे, जो काउंटर ने काउंट किया था। चलिए मैंने लगाया मैथ डॉट पावर।
ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि पावर निकालने का काम करता है। तो r की पावर हम देना चाह रहे हैं c। एक बात यहां नोट करने वाली है कि जब ये मैथमेटिकल फंक्शन अपना काम करेगा तो ये रिटर्न टाइप, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप, इसका नेचर ही ऐसा है कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो है डबल, यानी ये हमें डेसिमल में देगा, जबकि हम सारा काम इंटीजर्स में कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इंटीजर में। तो ये लीजिए, इसके आगे ही मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया है इंटीजर। अब ये जो भी रिजल्ट देगा वो भले ही डबल में आए, लेकिन क्योंकि इंटीजर आगे लगा हुआ है इसलिए वो टाइप कास्टिंग कर देगा, यानी इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। प्लस सम इक्वल टू सम। अब क्योंकि मुझे ये लूप भी फॉल्स करना था, तो हम करेंगे नंबर, नॉट नंबर, सॉरी, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10। और ये हमारा लूप के काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए, मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी जावा की, इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि आपका जो नंबर है एक एक करके पीछे से ब्रेक होता चला जाएगा। यानी अगर मैं 153 की बात करूं तो पहले 3 आर में स्टोर होगा, फिर अगली बार 5 आर में स्टोर होगा, फिर अगली बार आर में 1 स्टोर हो जाएगा। और इस वाली लाइन से क्या हो रहा है कि आपका नंबर जो था, जैसे 153 मान लेते हैं, आपका 153 पीछे से 3 गायब हो जाएगा, फिर 5 भी गायब हो जाएगा, फिर ये 1 भी हट जाएगा, यानी 10 की वैल्यू एंड में जाते जाते 0 हो जाएगी। और जब ये 0 लास्ट में इधर चेक करने के लिए लूप में जाएगा तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, और ये हम फॉल्स, लूप आपका फॉल्स हो जाएगा और आपका कंट्रोल जो था कंपाइलर का वो इससे बाहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ गए होंगे कि इस लाइन की मदद से मेरा ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो रही है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट है। अब हमारा लास्ट स्टेप, हमने जो फोर्थ स्टेप जो रिजल्ट निकाला है, यानी टोटल निकाला, टोटल किस में स्टोर हुआ है मेरा? यस, सम नाम के वेरिएबल। अब मुझे इसे कंपेयर करना है उस वेरिएबल से, उस वेरिएबल की वैल्यू से जो हमने यूजर से स्टार्टिंग में ली थी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि नंबर तो वो खत्म हो गया इसको काउंट काउंट करते टाइम, ये यहां पर नंबर वो वेरिएबल खत्म हो चुका है। अब आप देखोगे कि आपका टेम्प भी यहां पर 0 हो चुका है, इस लूप की मदद से टेम्प की वैल्यू भी 0 हो गई। तो मेरा वो नंबर तो गया जिससे मुझे कंपेयर कराना था। एग्जैक्टली तो अभी हमें क्या करना है, यहां पर हमें एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं यहां बना लेता हूं इंटीजर फाइनल। जैसे हमने नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करा दिया था टेम्प नाम के वेरिएबल में, ऐसे ही हम सिमिलरली यही काम करेंगे कि नंबर नाम के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम फाइनल नाम के वेरिएबल में कॉपी करा देंगे। और अब हम जब सम को, जब हम फाइनल रिजल्ट को जब हम चेक कराने जाएंगे तो सम इक्वल टू फाइनल। तो यानी जो हमने रिजल्ट टोटल करा, क्या ये वही नंबर है जो हमने यूजर्स के लिए आता, यानी फाइनल? अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यस आर्मस्ट्रॉन्ग। Otherwise, use the else system.out.println not Armstrong. Make sure to close all the curly brackets, main method and at the end आपको क्लास भी क्लोज करनी पड़ेगी। तो देखा कितना आसान ये हमारा लॉजिक था, कैसे हम सोच सकते हैं अपने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, सारी बातें हमने यहाँ पे कवर करी।